वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं और जूलॉजी की आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न, यानी ऐसे विद्यार्थी जिनके पेपर इस बार ओएमआर सीट पर कराए जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आज हम लगभग 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपका पेपर टाइटल क्या है, सबसे पहले तो जान लेते हैं। जूलॉजी में जो आपका पेपर टाइटल है वो है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस, ये आपका पेपर टाइटल है और इसी के अकॉर्डिंग आप सबका पाठ्यक्रम लागू होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके इस प्रश्न पत्र का। और पहला क्वेश्चन है द आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। आरएनए योम प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो हमेशा G1 फेज में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि किया स्टेमेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। किया स्टेमेटा का निर्माण किसके दौरान होता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज टीलोफेज। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि किया स्टेमेटा का जो निर्माण होता है वो पूर्वावस्था फर्स्ट में होता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मनी डॉटर सेल आर द प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी सतत कोशिकाएं बनती हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1, बी ऑप्शन है कि 2, सी ऑप्शन कह रहा है 3 और डी ऑप्शन दिया गया 4। तो आपको बता दें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सतत कोशिकाएं जो बनती हैं उनकी जो संख्या है वो 4 है। तो मियोसिस से कितनी सतत कोशिका बनती हैं, 4 सतत कोशिका बनती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है दोस्तों चौथा प्रश्न, और चौथा क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन बता दूं आपको 2021 सत्र से लेकर के 25 सत्र तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, यहाँ पर पूछा जा चुका है और इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल व्हिच वन इज करेक्ट, यानी कि कोशिका चक्र के अनुक्रम के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो सही अनुक्रम इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा G1S G2M। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, G1S एंड G2M, सी ऑप्शन आपका है। तो इस क्वेश्चन में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान रखेंगे जब भी आपसे क्या पूछा जाए कि कोशिका चक्र के अनुक्रम में संबंध कौन सा है, तो कोशिका चक्र के संबंध में G1S और G2M रहता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मनी मिटोटिक डिवीजन आर नीड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। एक कोशिका से 128 कोशिका बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। तो दोस्तों समसूत्री विभाजन की आवश्यकता कितनी है, तो इसमें याद रखेंगे 7 कोशिका की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर हम 2 की घात 7 करें तो 128 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कितनी आवश्यकता है, 7 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता है हमें 128 कोशिका बनाने के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 और छठा क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोजीनियस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। सजातीय गुणसूत्र के युग्मन के फलस्वरूप बने युग्मित जोड़े को क्या कहा जाता है। क्या उस जोड़े को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनोम बोलते हैं, या फिर आपका मध्य प्लेट जिसे हम क्वार्टरनल प्लेट बोलते हैं, या कीटो कोर बोलते हैं, या फिर बाईवैलेंट बोलते हैं जिसे द्विसंयोजी कहा जाता है। तो सजातीय गुणसूत्र हैं
ठीक है, उनके युग्मन के फलस्वरूप जो बने युग्मित जोड़े होते हैं उनको बाइवैलेंट कहा जाता है, द्विसंयोजी कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेज बिकॉज इज ब्रिंग अबाउट। क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि यह लाता है, ये वेरिएशन लाता है, या लिंकेज लाता है, या फिर इन ब्रीदिंग लाता है, या स्टेबिलिटी लाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये लाभदायक है क्योंकि ये क्या लाता है, ये वेरिएशन, वेरिएशन मतलब तो विविधता, क्रॉसिंग ओवर से अनुवांशिकता में विविधता आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। सातवें प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। और आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि दिस इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ऑफ एप्टॉप्सिस। यह कोशिका की मौत का एक बाह्य संदेश वाहक है। इनमें पहला ऑप्शन है जो कि दिया गया ट्यूमर, ट्यूमर नेस्क्रोसिस फैक्टर, और दूसरा दिया गया सेरीन। सी ऑप्शन कह रहा है कि ट्रांसलेशनल इनहेलेटर, और डी दिया गया राइजोबियम। तो आप इनसे ऑप्शन में से किसी एक को आपको करेक्ट उत्तर चुनना है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें आपका हो जाएगा ट्यूमर परिगलन कारक, क्योंकि यह कोशिका की मौत का एक बाह्य कारक जो है संदेश वाहक है, ट्यूमर परिगलन कारक, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर लगाएंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9। और नौवां प्रश्न है कि दिस इज द कंसल्टेड विथ इंट्रिंसिक पैथावे ऑफ एप्टॉप्सिस। या एप्टॉप्सिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है। तो इनमें से आप पूछा क्या गया है कि एप्टॉप्सिस के आंतरिक मार्ग से कौन संबंधित है। पहला ऑप्शन जो कि दिया गया साइटोक्रोम डी, बी ऑप्शन है साइटोक्रोम सी ऑप्शन कह रहा है कि साइटोक्रोम डी, और डी ऑप्शन है साइटोक्रोम ए। तो इस प्रश्न में आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा साइटोक्रोम सी। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार पुनः देखेंगे। क्वेश्चन था कि यह एप्टॉप्सिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है, तो एप्टॉप्सिस के आंतरिक मार्ग से जो संबंधित है वो साइटोक्रोम सी है, और इसलिए इसको हम किस रूप में जानते हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है इंट्रिंसिक एप्टॉप्सिस पैथावे में साइटोक्रोम मुख्य रूप से सी में होता है। सी आंसर करेक्ट उत्तर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, दिस सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन एनिमल एप्टॉप्सिस। यानी यह कोशिकांग जंतु कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला न्यूक्लियस, बी आपका है वोकुलस जिसे कहते हैं घानी, सी है माइट्रोकांड्रिया, और डी दिया गया क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माइट्रोकांड्रिया। कोशिकांग यानी कि माइट्रोकांड्रिया कोशिकांग जंतु कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगले प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन भी करेंगे कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच सेल कैन नॉट बी किल्ड एप्टॉप्सिस। कौन सी कोशिका को एप्टॉप्सिस द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन आपका है इम्यून सेल, बी ऑप्शन कह रहा है कि सेल विथ डीएनए डैमेज, सी है कैंसर सेल, और ऑप्शन डी है ए सेल इन्फेक्टेड विथ वायरस। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैंसर कोशिका। कैंसर कोशिका को एप्टॉप्सिस द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता है। ऑप्शन लगा देंगे 11 नंबर में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि द एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस इज कॉल्ड। सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन जो कि है परिगलन, बी ऑप्शन है विश्लेषण, सी दिया गया है एप्टॉप्सिस, सी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। तो इनमें से दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्टॉप्सिस। ठीक है, एप्टॉप्सिस सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया कहलाती है, इसलिए आंसर लगा देंगे 12 नंबर में ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। और 13वां क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप ओ कंटेन विच एंटीजन। रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार रिपीट होने वाला ये प्रश्न है।
ठीक है। 2023 में भी पूछा गया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आया था, तीनों साल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है। तो आप सब याद रखेंगे कि रक्त समूह ए में जो एंटीजन होता है वो नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ में ए या बी एंटीजन नहीं होते हैं, ठीक है। ए बी नहीं होता है और ना ही ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बात तो कंटेंट पूछा गया है ब्लड ग्रुप ओ, तो ओ में तो ओ एंटीजन होगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। दूसरा है बी एंटीजन होगा नहीं, ए बी एंटीजन, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि ब्लड ग्रुप ओ में ए बी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, और इसमें पूछा गया केमिकली रिसेप्टर्स आर, रासायनिक रूप से रिसेप्टर हैं। आपको बता दें दोस्तों ये भी लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको ट्रिपल स्टार से यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिएगा और स्क्रीनशॉट हो सके तो आप ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। रासायनिक रूप से रिसेप्टर्स हैं, ऑप्शन में आपका दिया गया लिपिड, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन आपका है न्यूक्लिक अम्ल और डी दिया गया है प्रोटीन। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन्स हैं वो रासायनिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक रूप से जो रिसेप्टर का काम करते हैं वो प्रोटीन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर आपका है 15, और इसमें पूछा गया इंसुलिन रिसेप्टर इज एग्जाम्पल ऑफ, इंसुलिन ग्राही एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, स्टीराइड रिसेप्टर, बी ऑप्शन दिया गया है कि सर्पेटाइन रिसेप्टर, ऑप्शन सी आपका है कि एडहेशन रिसेप्टर्स, और ऑप्शन डी आपका है रिसेप्टर्स एंजाइम। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इंसुलिन ग्राही का जो एक उदाहरण है वो रिसेप्टर एंजाइम कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे 15वें प्रश्न का सही उत्तर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा प्रश्न नंबर 16। चलिए 16वें नंबर को देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, निम्नलिखित में से कौन सा जी प्रोटीन युग्म ग्राही नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन जिसमें ग्लाइसिन रिसेप्टर, बी ऑप्शन दिया गया है एडन जिरकन रिसेप्टर, और ऑप्शन सी दिया गया ग्लूटोमेटा रिसेप्टर, और डी ऑप्शन आपका है मस्क्राइनिक रिसेप्टर। ओके, तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा भाई वो हो जाएगा ग्लाइसिन रिसेप्टर, ठीक है। निम्नलिखित में से जी प्रोटीन युग्म ग्राही नहीं है, तो ग्लाइसिन रिसेप्टर जो है जी प्रोटीन युग्म ग्राही नहीं है। बाकी जो एडन ग्राही है या फिर ग्लूटोमेटा ग्राही है, ये सभी क्या है, प्रोटीन जी ग्रुप प्रोटीन युग्म से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर सही उत्तर, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 17 नंबर है, जिसमें पूछा गया द फर्स्ट ग्रेटेस्ट जेनेटिक्स वाज, प्रथम श्रेणी के महान अनुवांशिक विधि कौन थे। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के जो महान अनुवांशिकी विधि थे वो कौन है। ऑप्शन में आपका है पहला एंगलर, बी दिया गया है मेडल, सी आपका है स्वान, और डी आपका है मिलर। तो इसमें याद रखेंगे कि मेंडल जो थे, ठीक है, मेंडल आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसको, मेंडल को माना जाता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को लेते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है डोमिनेंट, बी ऑप्शन है रिसीव, सी है आपका कोडोमिनेंस, और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो एक वर्ण लक्षण जो संकर में अपने व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, जिसे क्या बोलते हैं, प्रभावी, इसलिए ऑप्शन ए आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। ओके, तो हाइब्रिड में जो व्यक्त होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि द टर्म एलोमार्फिक इम्प्लाइज शब्द युग्म बिलकपित से तात्पर्य है। शब्द
युग्म विकल्पित से तात्पर्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया एनी टू कैरेक्टर जिसमें कोई दो लक्षण हो। बी ऑप्शन दिया गया ए पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। सी है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। और ऑप्शन नंबर डी ए पेयर ऑफ नॉन कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। तो इनमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ए पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, जो एलोमॉर्फिक शब्द का आशय विपरीत विभिन्न रूपों से है। इसीलिए यहां पर हम कौन सा उत्तर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ए पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, जो एलोमॉर्फिक शब्द का आशय विपरीत विभिन्न रूपों से है। इसलिए बी आंसर को क्लिक कीजिएगा सही उत्तर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20 जिसमें है टेस्ट क्रॉस इज यूज टू। टेस्ट क्रॉस का प्रयोग होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है कि F1 पीढ़ी विषम युग्मनजी की जांच में, F2 पीढ़ी विषम युग्मनजी की जांच में, सी है स्वतंत्र उपविहुन की जांच में और डी है पृथकता की जांच में। तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए F1 पीढ़ी विषम युग्मी की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे सही उत्तर 20वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21 जिसमें है कि वेरियस फॉर्म ऑफ ए जेनेटिक जीन इज कॉल्ड। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपके है पहला ऑप्शन देखिएगा जिसमें दिया गया है जीनोटाइप, बी ऑप्शन है फेनोटाइप, सी है गैमेट और डी दिया गया एलील जिसे हम युग्म विकल्पी बोलते हैं। तो एक जीन के जो विभिन्न रूप हैं उनको हम एलील्स बोलते हैं, यानी एलील्स किसी जीन के विभिन्न रूप का संग्रहालय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। 21 नंबर में ऑप्शन डी सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। निम्नलिखित में से मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए इसको ट्रिपल स्टार से यहाँ पर इंडिकेट मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये रिपीट होते हैं बार बार। तो इसमें क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोम अनुपात क्या है। तो जीनोम अनुपात जो है वो है 1:2:1, इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आप लगाएंगे सही उत्तर। ओके, सी आंसर लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझेंगे। पहला दिया गया सीड कलर, बी है सीड शेप, सी है पॉड लेंथ और डी दिया गया फ्लावर्स पोजीशन। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, पॉड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, पॉड लेंथ यानी कि आपका सी फली की लंबाई। इनमें से जो फली की लंबाई है वो लक्षण मेंडल ने मटर के पौधों में प्रयोग नहीं किया था। बाकी बीज का रंग, बीज की आकृति, पुष्प की स्थिति, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, लेकिन फली की लंबाई का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इसलिए आंसर नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कप्पा पार्टिकल इंडिकेट्स, कप्पा कण दर्शाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है ये दोस्तों, लगातार सभी विश्वविद्यालय में रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो कप्पा कण दर्शाते हैं ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, बी है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सी है म्यूटेशन और डी दिया गया है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसे कोशिका द्रवी वंशानुगत बोलते हैं। तो कप्पा कण क्या दर्शाते हैं, कोशिका द्रवी वंशानुगत को दर्शाते हैं, इसलिए बी आंसर आपका इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और 25 नंबर क्वेश्चन इसमें आपका है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाई। इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभावितता। तो अपूर्ण प्रभावितता प्रदर्शित होती है किसके द्वारा, पहला दिया गया है प्राइम रोज के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मिराबिलिसिस में, सी ऑप्शन दिया गया है कि हेलिएंथस और डी दिया गया है चाइना रोज। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी मिराबिलिसस में अपूर्ण प्रभावितता जो प्रदर्शित होती है वो मिराबिलिसस में होती है।
इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर इसमें होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगला प्रश्न लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ए कंसीक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन एड, यानी कोशिका द्रव्य वंशानुगत योम जीन की उपस्थिति का प्रमाण क्या है। तो जीन की उपस्थिति का जो परिमाण है वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। इसमें सी आंसर आप लोग लगाएंगे सही उत्तर, यानी कोशिका द्रव्य वंशानुगत माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में जीन की उपस्थिति का परिमाण है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 और इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट हेरिडिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विकार अनुवांशिक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया हीमोफीलिया, बी आपका दिया गया दोस्तों जिसको बोलते हैं कटरास्ट जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है, या स्केल सेल एनीमिया, या ऑप्शन नंबर डी है कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्णांधता बोलते हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न में वो हो जाएगा मोतियाबिंद, ठीक है। इनमें से अनुवांशिक विकार जो नहीं है, कौन सा पूछा गया था कि विकार अनुवांशिक नहीं, तो मोतियाबिंद अनुवांशिक नहीं है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और वर्णांधता ये सभी क्या है, ये अनुवांशिक हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28 और इसमें पूछा गया क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज। तो डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो फर्स्ट होती है 21 पेयर विथ 1 मोर 47, ठीक है। तो 21 यहाँ पर हो जाएगा 21 फर्स्ट पेयर 1 मोर इक्वल टू 47, तो इनमें से आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 21वें युग्म के 1 अधिक 47 होती है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 29 और इसमें पूछा गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 45 होती है, कितनी होती है 45, 45। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है जिसमें पूछा गया था लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट ड्यू टू, गुणसूत्र खंडों में हानि होती है। पहला ऑप्शन जिसमें क्या दिया गया है देखेंगे पॉलीप्लॉइडी, बी है डिलीटेशन, सी है डुप्लीकेशन और डी दिया गया इन्वर्जन जिसे बोलते हैं प्रतिलोमीकरण। तो आप ध्यान रखेंगे कि गुणसूत्र खंडों में जो हानि होती है वो किसकी होती है, वो डिलीटेशन की होती है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूनता द्वारा। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन है ड्रोसोफिला फ्लाई विथ 1 हाफ ऑफ द बॉडी मेल एंड अदर हाफ फीमेल इज रेफर्ड टू एज। ड्रोसोफिला मक्खी के शरीर का आधा भाग नर एवं आधा भाग मादा को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइना ड्रोमोमार्फ। गाइना ड्रोमोमार्फ जो है इस ये एक प्रकार की ड्रोसोफिला मच्छी है, इसको बोला जाता है। ड्रोसोफिला मक्खी के शरीर का आधा भाग नर एवं आधा भाग मादा को कहा जाता है, उसका जो नाम है वो है गाइना ड्रोमार्फ, ओके। ऑप्शन नंबर ए आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर इसमें, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 32 जिसमें सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स आर, लिंग संलग्न लक्षण इनमें से कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, सेम यही रिपीट हो जाता है, ठीक है। लिंग संलग्न लक्षण पहला दिया गया है डोमिनेंट जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभावी, बी आपका है रिसीवियस जिसे आप प्रभावी बोलते हैं, सी आपका है जो कि है कि लेथल जिसे घातक बोलते हैं, और नॉट इनहेरिटेंट जिसे बोलते हैं आनुवंशिक विधि। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रिसीवियस यानी अप्रभावी। जो लिंग संलग्न लक्षण है उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी बोलते हैं, इसलिए बी आंसर इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 33 और 33 नंबर क्वेश्चन है कि ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन
द सन वुड बी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन है कि सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध है, यानी कि जो उनके फादर हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस है, का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है। एक महिला जो है जिसके पिता के पास, जिसके फादर को था वर्णांध, ठीक है, और उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से हो जाता है, तो उसके पुत्र जो होंगे वो कैसे होंगे? आल नॉर्मल होंगे या आल कलर ब्लाइंडनेस होंगे या 75% कलर ब्लाइंडनेस या 50% कलर ब्लाइंड? तो इनमें से 33 नंबर में आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50% कलर ब्लाइंड होगा। यानी कि जैसे कि मान लिया कि एक महिला है और जिसके पिता को क्या है, कलर ब्लाइंड है, यानी कि वो वर्णांध है, लेकिन उस महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से हो जाता है, तो उस महिला और पुरुष से जो बच्चे होंगे उनका जो पुत्र होगा वो सभी सही होंगे उनके, यानी कि वर्णांधता उनको नहीं होगी, या सभी को वर्णांधता होगी, जितने भी पुत्र होंगे वो सभी कलर ब्लाइंड होंगे, या 75% चांस होगा कि वो कलर ब्लाइंड होंगे, या 50%। तो इसमें 50% चांस होता है कि वह कलर ब्लाइंड होंगे, इसलिए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 34, और 34 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिसीजेस इज जेनेटिकली लिंकेड, कौन सा रोग लिंग संलग्न है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग संलग्न पूछा गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। और पहला दिया गया हीमोफीलिया, तो बिल्कुल सही है भाई, हीमोफीलिया जो है वो एक लिंग संलग्न रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस इज प्रेजेंट इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हुआ है हर बार ये प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में। तो फास्फोरस पाया जाता है किसमें? प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, या आरएनए में, या फिर बोथ डीएनए एंड आरएनए? तो दोस्तों याद रखेंगे डीएनए एंड आरएनए में फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 36, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एड्स डे इज, एड्स दिवस होता है, पहला ऑप्शन दिया गया 1 जून को, बी ऑप्शन है 1 दिसंबर, 1 मई, या फिर 10 दिसंबर को। तो दोस्तों आप सब याद रखेंगे 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है लगभग सभी विश्वविद्यालय में कई बार। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जिसमें HIV कैन स्प्रेड थ्रू, HIV किसके माध्यम से फैल सकता है? ठीक है, HIV और एड्स जो रोग हैं वो किसके माध्यम से फैलते हैं? ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन शेयरिंग वाटर, यानी जल साझा करने से, बी दिया गया है ब्रीथिंग यानी कि श्वास से, सी ऑप्शन है शेयरिंग नीडल्स यानी कि सुई साझा करने से, या डी दिया गया किसिंग यानी चुंबन से। तो आप लोग याद रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर जो HIV और एड्स होता है वो शेयरिंग नीडल से होता है, यानी कि सुई साझा करने से होता है, सबसे ज्यादा शिशु में होता है, ठीक है, सुई के माध्यम से, या असुरक्षित यौन संपर्क में से फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा इसमें, ठीक है। HIV जो होता है वो सुई साझा करने से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिसीजेस, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विषाणु जनित रोग आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया रिंग वार्म जिसे एड्स बोलते हैं, या फिर दिया गया ऑप्शन कॉमन कोल्ड, सी ऑप्शन है एड्स SARS CoV-2, या टाइफाइड, ठीक है, या फिर तपेदिक जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो इनमें क्या बताना था आपको? विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? आपका करेक्ट उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन एड्स SARS CoV-2, ये जो है ये विषाणु जनित रोग है, इसलिए सी आंसर पे आप सभी उत्तर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तपेदिक होने का कारण पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है विषाणु, सी है प्रोटोजोआ, और डी दिया गया कुपोषण। तो आपको बताना क्या है कि तपेदिक होने का लक्षण, तो तपेदिक जो फैलता है वो बैक्टीरियम से होता है, जीवाणु से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेनिनजाइसिस संदर्भित करता है, मेनिनजाइसिस रेफर टू, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। मेनिनजाइसिस रेफर टू, तो मेनिनजाइसिस जो है ये रेफर करता है, क्या करता है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई उत्तर आपके सही नहीं है, क्योंकि जो मेनिनजाइसिस है इसका मतलब है कि जो मेनिनजाइटिस इक्वल टू मीनिंग्स ऑफ, यानी कि इसका सूजन से है, यानी कि ये गलत है। इन्फ्लामेटरी ऑफ ब्रेन गलत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इनमें से इन मस्तिष्क की सूजन भी से संबंधित नहीं है, तंत्रिका की रुकावट से भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आप लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, और इसमें है कि क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोक्विन का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, तो इसका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, क्लोरोक्विन का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42, जिसमें मलेरिया इज ए कॉमन डिसीज वर्ल्ड वाइड इज कॉज्ड बाय ए, मलेरिया पूरे विश्व में होने वाली बीमारी है या होती है, तो यह बीमारी किसके कारण होती है, जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, या फिर हेलिमंथीस से होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप्नोसेमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय टेप्नोसोमा इज मैन इज, यानी कि टेप्नोसेमिसिस टेप्नोसोमा द्वारा होता है, इनमें मनुष्य से पहुंचती, ये मनुष्य में कैसे पहुंचती है, तो ये हाउस फ्लाई के द्वारा, यानी घरेलू मक्खी के द्वारा, या फिर टीसी फ्लाई जिसे सीसी फ्लाई बोलते हैं, या फिर फ्रूट फ्लाई के द्वारा, या फिर मे फ्लाई के द्वारा। तो दोस्तों जो टेप्नोसीमेसिस है यानी टेप्नोसोमा द्वारा होता है, ये मनुष्य में जो पहुंचाती है, ये जो एक प्रकार की मच्छी है, यानी कि टी टी ठीक है, टीटी जो फ्लाई है इसके द्वारा फैलता है, इसलिए टीसी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 44, जिसमें उचेरिया वेनक्राफ्ट ट्रांसमिटेड बाई, उचेरिया वेनक्राफ्ट फैलता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उचेरिया वेनक्राफ्ट फैलता है, पहला ऑप्शन है कि एनीफ्लीज मच्छर के द्वारा, सैंड मक्खी के द्वारा, या फिर टीसी फ्लाई के द्वारा, या फिर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 44 नंबर में वो हो जाएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा विचेरिया वेनक्राफ्ट फैलता है, इसलिए डी आंसर इसमें आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पर आप लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 45, और इसमें क्या दिया गया, इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस ऑफ न्यू होस्ट, नए पोषक में एस्केरिस के लक्षण की अवस्था क्या होती है, तो नए पोषक में जो एस्केरिस हैं इनके संक्रमण की जो अवस्था होती है वो होती है भ्रूणीय अवस्था, इम्बार्नेट एग, ऑप्शन बी इसमें आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 46, और इसमें पूछा गया सेकेंडरी होस्ट ऑफ ट्यूनिया इज, टीनिया माफ कीजिएगा, टीनिया का द्वितीयक पोषी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2024 सत्र में, और 2024 से लेकर के दोस्तों 25, 26, 27, 28, 29 तक के लिए टीनिया आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो टीनिया का जो द्वितीयक परपोषी है उसको क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन पी है, बी ऑप्शन है मैन, सी ऑप्शन दिया गया है सेनिल या सीप। तो 46 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पिग, टीनिया का द्वितीयक परपोषी पिग है, यानी कि सुअर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंस्टेंट इज द कॉमन नेम ऑफ, आंतों का क्यों वृद्धि आदमी सामान्य नाम है, पहला ऑप्शन जिसमें है ट्राइकोमोनास, बी है जियार्डिया, सी आपका है वोलवॉक्स, और डी दिया गया है नाट यूलिका। तो आंतों का क्यों वृद्धि आदमी सामान्य नाम है, तो इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये जियार्डिया का है, ठीक है, जियार्डिया का आंतों का क्यों वृद्धि आदमी सामान्य नाम है क्योंकि ये जियार्डिया का है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, जिसमें है एस्परजिलस इज रिकॉग्निजिंग इज इन टिश्यू बाय द प्रेजेंस ऑफ, ऊतकों में एस्परजिलस की उपस्थिति को क्या बोलते हैं, तो इसकी उपस्थिति को हम
क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, सेप्टेट हाइपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइपी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 49 और इसमें पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ रिसीव इनहेरिटेंट डिसऑर्डर इज। अप्रभावी वंशागत का उदाहरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। तो अप्रभावी वंशानुगत का जो उदाहरण है उसको क्या बोलते हैं, इसके उदाहरण को, तो इसके उदाहरण को क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, एल एल्बिनिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपका है 50 जिसमें है क्या पूछा गया है, पॉलीडक्टाइली इज केस्ड ड्यू टू, यानी पॉलीडक्टाइली का कारण क्या है। तो पॉलीडक्टाइली का जो कारण है वो क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, इसका जो कारण है वो है डोमिनेंट इनहेरिटेंस, जिसे प्रभावी वंशानुगत बोलते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपने 50 प्रश्न हल कर लिया होगा। जिन्होंने आगे का लेक्चर नहीं देखा है, हमने केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों, बॉटनी के भी करा दिए हैं। तो आप लोग बॉटनी का, केमिस्ट्री का और जूलॉजी का मैंने 50 करा दिया है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी सेम इसी प्रकार से कल की क्लास में हम 100 क्वेश्चन लेकर के आप सबसे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपका रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल हमेशा ऑन करके रखिए, जब भी क्लास आए तो आपको पता चल सके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।